तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आ गए हैं आज। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ मॉडल पेपर की सीरीज। और इस मॉडल पेपर में एक बार फिर हमने शामिल किए हैं पूरे 125 क्वेश्चन, जो कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से चुने गए हैं। दोस्तों ये 125 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इनको पूरा देखते हैं, इस वीडियो को, इनका रिवीजन करते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरी तरह से यूपी टीजीटी परीक्षा पैटर्न पे ही हमने ये जो क्वेश्चन पेपर है आधारित मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह किस प्रकार के प्रेरक में आता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बात की जा रही है, जो वातावरण के संपर्क में आने से जो प्रेरणा हमें मिलती है या जो मोटिवेशन मिलता है, तो इस तरह की जो प्रेरणा होती है वो किस तरह के प्रेरक के अंतर्गत आती है? तो इन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं, यानी कि वातावरण से ली गई प्रेरणा या वातावरण से अर्जित प्रेरक की बात की जा रही है। एक होता है नेचुरल, जो कि खुद से हमारी पर्सनालिटी में पाए जाते हैं, नेचुरली हमें प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे तरह के प्रेरक होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो कि वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं, और उन्हें कहते हैं अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट प्रेरक देखिए क्या है, वह कारक जो व्यक्ति को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है, तो उसे क्या कहते हैं? और उसे अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। वो सभी फैक्टर, वो सभी चीजें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, और सफलता असफलता, ये सभी चीजें, सभी कारक जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए या तो उत्साह बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो ये सभी आते हैं मोटिवेशन के अंतर्गत। जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जन्मजात प्रेरक का मतलब वो होता है वो प्रेरक जो कि हमें जन्म के समय से ही हमें प्रेजेंट होते हैं, उन्हें जन्मजात प्रेरक कहते हैं। और इसमें कौन से प्रेरक नहीं आते हैं ये पूछा जा रहा है, तो आदत एक ऐसा प्रेरक है जो कि जन्म के समय से हमें नहीं पाया जाता। इसके अलावा भूख, प्यास और नींद, ये सभी जन्मजात प्रेरक होते हैं। लेकिन आदत एक वातावरण प्रेरक के रूप में हमें आते हैं, या अर्जित प्रेरक आप कह सकते हैं, जो कि वातावरण के संपर्क में रहने से, अपने फ्रेंड सर्कल के संपर्क में रहने से, दोस्तों के संपर्क में रहने से, अपने चारों तरफ की चीजों से जो हमारे अंदर आते हैं वो कहलाते ही है, वो बन जाते हैं हमारी आदत, और वो होते हैं अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट, स्वाभाविक प्रेरक कौन से हैं? अगेन स्वाभाविक का मतलब अनुकरण मतलब जो स्वभाव से हमारे अंदर आते हैं या जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, तो वो होते हैं स्वाभाविक प्रेरक। जैसे कि हम किसी का अनुकरण करते हैं या फॉलो करते हैं, तो ये होते हैं स्वाभाविक प्रेरक। स्वधारणा अभिप्रेरक क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। स्वधारणा, स्व यानी खुद की धारणा, हमारे मन की धारणा। हम किसी भी चीज को देख के या किसी के लिए हम अपने अंदर जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बन जाता है, जो धारणा बन जाती है, जो हम अपने मन से बनाते हैं, हमारे अंदर जो किसी के लिए विचार मन में उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक धारणा। यानी कि हमारे अंदर जो धारणा होती है, खुद से आती है हमारे अंदर, उसे स्वधारणा या आंतरिक धारणा कहते हैं। नेक्स्ट, बच्चे की शिक्षा को मानसिक अथवा शारीरिक भागों में विभक्त कर संपूर्ण विकास पर बल दिया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, रूसो ने। जी हाँ दोस्तों, रूसो ने प्रकृतिवादी शिक्षा के बारे में बताया या प्रकृतिवाद के बारे में बताया, एवं बच्चे की शिक्षा को मानसिक अथवा शारीरिक भागों में विभक्त कर संपूर्ण विकास पर बल दिया। नेक्स्ट, सिस्टेमिक महाधमनी उद्गमित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि बाएं निलय से सिस्टेमिक महाधमनी निकलती है, और ये जो है ब्लड को ले जाती है, सभी सेल्स में, टिश्यूज में आगे पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट, शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर कौन सी जो वेना कावा या आप कह सकते हैं वेन्स या शिराएं ले जाती हैं? देखिए, अशुद्ध रक्त की बात की जा रही है, तो आपको पता है दोस्तों कि शिराएं यानी कि वेन्स जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती हैं। तो कौन सी ऐसी वेन्स होती हैं या शिराएं होती हैं जो कि शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को दाएं हृदय में लाके जो है दाएं ऑट्रियम को क्या बोलते हैं? दाएं
आलिंद में लाके पोर करती हैं। तो किसकी बात की जा रही है, देखिए इंफीरियर वेना कावा। और अगर बोला जाए कि शरीर के ऊपर के भाग से अशुद्ध रक्त को कौन सी जो वेन्स या शिराएं होती हैं वो लाती हैं और हृदय के दाएं आलिंद में पोर करती हैं, तो कौन सी होंगी वो, सुपीरियर वेना कावा। ओके, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी मींस 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 mmHg जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। रक्त क्या है, तो सभी को पता है दोस्तों, रक्त एक ऊतक है या एक कनेक्टिव टिश्यू है और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में रक्त हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, आप सभी को पता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है, मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर बी, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए, तो प्रोटीन की होनी चाहिए। और एंड्योरेंस वाले गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं या मैराथन धावकों में सबसे अधिक मात्रा आहार में किसकी होनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, आप उच्च कोटि के प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, साबुत बीज। WHO के हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है, तो क्या है, देखिए WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य क्या है, सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ, या हम आपको बता दें WHO के अकॉर्डिंग जो स्वास्थ्य है उसका मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक हर तरह से जो है स्वस्थ रहना, ये अवधारणा है हेल्थ की। एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए, डोपिंग एजेंट। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक प्रकार के डोपिंग एजेंट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट, रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से रात्रि का अंधापन होता है। ओके, वैसे यहाँ पे रात्रि के अंधेपन की बात की जा रही है, आप इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। देखिए, जो आंखों का जो जीरोप्थेल्मिया रोग होता है वो तो विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे रात्रि के अंधेपन की बात की जा रही है, रतौंधी की बात की जा रही है दोस्तों। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भूल रहा है, आप चेक कीजिएगा कि विटामिन ए या विटामिन सी किस कमी की रोग से रात्रि का अंधापन या रतौंधी का रोग हो जाता है, और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा। डैश शिक्षक की वह मार्गदर्शित है जो कौन सी विषय वस्तु किस ढंग से प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से शिक्षण को गतिशील बनाना है, इसका संकेत देता है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, बात की जा रही है पाठ योजना या लेसन प्लान के बारे में। पाठ योजना कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है, जनरल और स्पेशल। सामान्य पाठ योजना में सम्मिलित होते हैं तो क्या क्या सम्मिलित होते हैं, विशिष्ट क्रियाएं, प्रारंभिक क्रियाएं एवं मनोरंजनात्मक क्रियाएं, ये सभी शामिल होते हैं सामान्य पाठ योजना में। खेल ऐसी प्रतियोगिता जो केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच हो, उसे क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता, जो एक ही विद्यालय के चार दीवारी के अंदर संपन्न कराई जाती है। खेल प्रतियोगिताओं का ऐसा आयोजन जो अंतरविद्यालयी हो। अंतरविद्यालयी का मतलब होता है दोस्तों जो विभिन्न विद्यालयों के मध्य हो। अंतर का मतलब यहाँ पे इंटर स्कूल कंपटीशन की बात हो रही है, और इंटर स्कूल का मतलब होगा सीधे सीधे अंतर विद्यालयी मतलब एक्स्ट्रा म्यूलर, जो विभिन्न स्कूलों के मध्य आयोजित की जाए। ध्यान रखिएगा, एक ही स्कूल में नहीं बल्कि जो विभिन्न स्कूलों के मध्य आयोजित की जाए वो प्रतियोगिताएं होती हैं एक्स्ट्रा म्यूलर, क्योंकि ये चार दीवारी के बाहर होती हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षा विभाग का गठन होना चाहिए। किस समिति ने यह विचार प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर बी, कौल कपूर समिति के द्वारा यह विचार दिया गया था। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना 7 मई 1961 को हुई थी। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब प्रदान की गई, 1882 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना किस समिति के सुझावों पर की गई थी, ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की सुझावों पर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की गई थी। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज आपको यूपी टीजीटी एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिए। कांदिवली प्रशिक्षण संस्थान मुंबई की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1938 इज करेक्ट आंसर।
अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है? अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की सिफारिशों पर अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। यह वक्तव्य किसका है? ऑप्शन नंबर बी, WHO। यस फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, WHO के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ रोगों से मुक्ति या बीमारी से मुक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और फिजिकल, मेंटल एवं सोशल वेलबींग की कंडीशन को जो है, स्वस्थ रहने की अवस्था को जो है स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। मांसपेशियों में सिकुड़न के लिए ऊर्जा का तैयार स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यूनान से। वह कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के बारे में सोचा गया, परंतु यह विचार पूर्ण नहीं हो सका? ऑप्शन नंबर डी, 1894 में। व्यायामशालाएं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा महाराष्ट्र मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1924 में हुई थी। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? तो 1896 से। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद संस्था के प्रधान कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर फ्रेड बैलूर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद संस्था के प्रधान या प्रमुख थे। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, जेम्स बुशमैन। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट, अस्थि संधियां शरीर को प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर सी, गति प्रदान करती हैं। बच्चों की मेरुदंड, यानी कि बच्चों की बात की जा रही है, ये जरूर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो 33। और अगर बात की जाए कि एडल्ट यानी कि वयस्क में मेरुदंड में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो 26। नेक्स्ट, बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? ओके, हिंज जॉइंट की बात यहाँ पे की जा रही है। एल्बो एवं नी यानी कि घुटने में हिंज जॉइंट पाई जाती है दोस्तों। कब्जेदार संधि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उचित पोषण, नियमित व्यायाम एवं उचित रहन सहन। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को बनाता है। कैसा बनाता है? क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है व्यायाम। इसीलिए हमें आधे घंटे प्रतिदिन रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है समुदाय से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? मध्यम, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। वृद्धि और विकास का 0 से 3 वर्ष का जो समय होता है उम्र का, वो कौन सी अवस्था माना जाता है? और इसे इन्फेंसी यानी शिशु अवस्था के रूप में जाना जाता है। वर्धन एवं विकास की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर बी, नेचर तथा नर्चर के द्वारा। ध्यान किसका आरंभ है? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीकरण का। केंद्रीकरण के आरंभ या शुरुआत के रूप में ध्यान को जाना जाता है। स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? और बात की जा रही है स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को, तो प्रोटीन की, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है, और प्रोटीन की छोटे बच्चों में भोजन में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। संगठित खेल में व्यक्तिगत तथा समाज दोनों के लिए भागीदारी के परिणाम क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक परिणाम। वातावरण का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति से है। भावनात्मक स्थिति का अधिकतम संबंध होता है, किससे होता है? संपूर्ण मस्तिष्क से भावनात्मक स्थिति का संबंध होता है। मानसिक दबाव की दशा, देखिए बात की जा रही है मानसिक दबाव की दशा खिलाड़ी को अहितकारी होती है, और बात की जा रही है स्ट्रेस की, यानी मेंटल स्ट्रेस जो होता है तो वो खिलाड़ी के लिए अच्छा नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट, और उसके जो परफॉर्मेंस है उसको कम करता है, निम्न करता है। निम्न में से कौन सा नियम अध्ययन नियम या सीखने के नियम में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, प्रतिकृति का नियम जो है, यहाँ पे देखिए व्यायाम का नियम, पर व्यायाम के नियम को तो इंग्लिश में
एक्सरसाइज का नियम बोलेंगे दोस्तों, लॉ ऑफ इफेक्ट परिणाम का नियम होगा, और तैयारी का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस होगा। तो ये काफी हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, समझने की जरूरत है। और जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिकृति का नियम, जो कि यहाँ पे अध्ययन के नियम में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर कि प्रतिकृति का नियम सीखने के नियम में शामिल नहीं है। 11 से 14 वर्ष की अवधि तथा विकास के लिए किस नाम, विकास के इस अवस्था को किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो प्यूबर्टी के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों, प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन के कारण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी चिंता। पहले ही हमने आपको बता दिया कि मानसिक दबाव या चिंता जो है वो निम्न प्रदर्शन का कारण होता है खिलाड़ियों में। शिक्षण, ट्रायल एवं एरर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा। मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो मनुष्य के व्यवहार से, यानी कि अभी इस समय प्रेजेंटली या करेंटली मनोविज्ञान को मानव के व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अनुकूल प्रतिवर्त सीखने के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी पावलाव। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी की बात यहाँ पे की जा रही है। स्पर्धात्मक खेलों से जुड़ी हुई हिंसा यानी वायलेंस किस कारण उत्पन्न होती है? तो जाति, धर्म तथा राष्ट्रीय विचारों पर आधारित दर्शकों का टीम के साथ अपनी पहचान बना लेना इज करेक्ट आंसर। सीखने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए, मनोवैज्ञानिक कारण की बात की जा रही है, सीखने के मनोवैज्ञानिक कारण में क्या शामिल होता है? तो ये सभी जो है ये शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, यानी कि प्रेरणा, आग्रह एवं संवेग सीखने के मनोवैज्ञानिक कारणों में नहीं जाने जाते। कीचड़ स्नान कहाँ पर प्रसिद्ध था? तो एथेंस में प्रसिद्ध था। लेजियम की स्थापना किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम में लड़कों को शिक्षा देने का दायित्व तो किसका होता था? तो पिता का दायित्व होता था रोम में लड़कों को शिक्षा देना। प्राचीन रोम में कैंपियस मार्टियस क्या होते थे? तो सैनिक मैदान को कैंपियस मार्टियस के रूप में रोम में जाना जाता था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्टेडियम में खेले गए थे? पान एथनिक स्टेडियम, एथेंस से शुरुआत की गई थी प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की 1896 में। कौन सा अंग बाइल का निर्माण करता है? तो लिवर। लिवर को सिक्रीट करता है बाइल। और अगर पूछा जाए कि लिवर बाइल को सिक्रीट करता है लिवर दोस्तों, यानी कि बाइल जूस का सिक्रीशन करता है लिवर, और बाइल को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। ये भी आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो 5 × 3 मीटर। विजय ट्रॉफी किसे दी जाती है, या विजय ट्रॉफी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट के क्षेत्र में विजय ट्रॉफी प्रदान की जाती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो अगेन क्रिकेट से ही सिली पॉइंट का संबंध है। चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से ही है दोस्तों। कॉन्ट्यूजन शब्द किससे संबंधित है? तो ये एक प्रकार की चोट होती है, चोट से इसका संबंध है। लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? तो सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एवं पैराटाइड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स, जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे ये पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 पेयर्स या 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एवं पैरोटिड ग्लैंड्स के रूप में जानी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रेप त्वचा व म्यूकस झिल्ली की चोट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। इसे एब्रेजन के रूप में जाना जाता है। घाटी शैली किस व्यायाम प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लेजियम से इसका संबंध है। पाचन तंत्र के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि इंजेशन, निगलना, यानी कि फूड को माउथ में लेना और फिर एक्चुअली निगलना मतलब तो सॉलोइंग होगा। पाचन क्रिया,
व इजेशन, ये सभी जो होते हैं पाचन तंत्र के मुख्य कार्य के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लिश में हम बता देते हैं इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन, ये तीनों ही चरण होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 0.840 मीटर इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी, शारीरिक निष्पादन, शारीरिक विकास एवं शारीरिक प्रशिक्षण। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो 2 तरह के जोड़ पाए जाते हैं, मोवेबल एंड इमोवेबल। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो लीवर के रूप में कार्य करना काम होता है लंबी हड्डियों का हमारे शरीर में। नेक्स्ट, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? तो सतारा, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में मुख्य रूप से, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी, सतारा महाराष्ट्र से, और जो खो खो है ये सबसे ज्यादा भारत में महाराष्ट्र में ही लोकप्रिय है। किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? तो शवासन करना चाहिए। कौन सा आसन करना चाहिए? शवासन। पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जिसका मुख्य प्रमुख ध्येय उन अवस्थाओं का अध्ययन करना है जो सीखने और बाल विकास के आसपास रहती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एच.एस. अटवाल के द्वारा यह बात बताई गई है। पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किया गया वह प्रयास है जिसमें शिक्षकों या शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्यों के चयन और सुधार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन की सुधार की क्रिया सम्मिलित है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कार्टर वी गुड ने यह परिभाषा दी है। 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 0.840 मीटर इज करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में है। IOA की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? तो कौशल को देखकर प्रेरणा पैदा की जाती है। फुटबॉल के लिए ब्राजील में पेले ने कितने मैच खेले? तो ये क्वेश्चन आपको अपडेट करना है और क्या इसका सही आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। खो खो खेल की समयावधि कितनी होती है? तो देखिए हम आपको बता देते हैं 9, 3, 9, बीच में 6 मिनट का ब्रेक होगा, अंतराल होगा, और 9, 3, 9। तो कितना हुआ देखिए, टोटल काउंट आप कीजिए, 9 4 जा 36 और 6 42 हो गया यहाँ पे, और 6 48 मिनट। 48 मिनट होती है खो खो खेल की समयावधि। ये रूल बुक के अकॉर्डिंग हम आपको बिल्कुल करेक्ट जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। जो भी ऑप्शन दिए हैं वो यहाँ पे गलत है। सही जो टाइमिंग होती है वो होती है ड्यूरेशन 48 मिनट का होता है खो खो का खेल। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 वैद्य भाइयों ने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब की थी? तो 1914 में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपेजियस मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, छाती में पाई जाती हैं। यदि फुटबॉल में खिलाड़ी दुर्व्यवहार करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? उसे कौन सा कार्ड दिखाया जाएगा? तो उसे पीला कार्ड दिखाया जाता है और चेतावनी दी जाती है। नियमों का उल्लंघन करने पे पीला कार्ड दिखाया जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से इसका संबंध है, जिसकी स्थापना 1888 में की गई थी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक जूडो की है? तो नागेबाजा, कतामेबाजा, सीमेबाजा, ये सभी जूडो की टेक्निक है यहाँ पे जो दी गई हैं। 1920 में शारीरिक शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्था YMCA की स्थापना किसने की थी? तो HC बक ने की थी। और कब की थी? तो 1920 में की थी। अमेरिका के शारीरिक शिक्षा निदेशक ने सन 1932 में किस शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना
लखनऊ में की थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना की गई थी 1932 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद संस्था के प्रधान कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मिस्टर फ्रेड बैलूर इज करेक्ट आंसर। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी जेम्स बुशमैन ने की थी। द गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो PM जोसेफ थे। पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। वाटकी एवं चौहान ए के द्वारा यह कथन दिया गया था। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसकी रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय की मान्यता को रद्द किया जा सकता है? सुपरवाइजर इज करेक्ट आंसर। मध्यक की गणना की विधि निर्भर करती है, तो अंकों पर निर्भर करती है। श्रेणी का कौन सा प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी एवं शतत श्रेणी। मध्यक निकालने के लिए कौन सी विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए जिसमें सभी पदों का योग करके उसको पदों की संख्या से विभाजित करते हैं। परोक्ष विधि को क्या कहते हैं? इसे लघु विधि के रूप में जाना जाता है। परोक्ष विधि में लिया जाता है काल्पनिक माध्य लिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यक निकालने का, यानी कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा मध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ये यहाँ पे x के द्वारा मध्यक को यहाँ पे डिनोट किया गया है और फॉर्मूला है समीशन x/n, यानी कि टोटल ऑफ ऑल आइटम्स गिवन, जितने भी जो आइटम्स दिए हुए हैं उनका टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, नेक्स्ट खेलकूद प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है खेलकूद प्रशिक्षण, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है एवं एक नियंत्रित प्रक्रिया है। खेल प्रशिक्षण से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य सदा से ही आत्मसात किए जाते हैं तथा पुराने सिद्धांत को नकारा जाता है, यह विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए 1 इज करेक्ट हियर। खेल प्रशिक्षण का आधार विज्ञान। खेल प्रशिक्षण की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बाधा रहित प्रशिक्षण खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। इसके अलावा स्पर्धा केंद्रित प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण एक शैक्षिक पद्धति है और एक खेल प्रशिक्षण द्वारा आत्मविश्वास जनित होता है, ये भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि प्रशिक्षण अंतराल, प्रशिक्षण से जुड़ी भागीदारी एवं चरम सीमा संबंधी मापदंड नियम। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान। खेल से जुड़ी प्रशिक्षण अवधि होती है। ऑप्शन नंबर सी समयबद्ध। श्रेष्ठ प्रदर्शन में सहायक होते हैं, ये सभी, यानी कि खेल उपकरण, प्रशिक्षण एवं खिलाड़ी। लंबी अवधि के प्रशिक्षण का समय कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 3 से 12 मास, यानी मैक्रो साइकिल की बात यहाँ पे की जा रही है। बाधाएं प्रायः प्रशिक्षण में होती हैं, तो क्या होती हैं? देखिए, असहायक होती हैं। कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी विकासवान सिद्धांत खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कौन सी पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी वृत्तीय पद्धति या सर्कल या सेमी सर्कल मेथड इज करेक्ट आंसर। मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हेल्मस्टेडर ने। शारीरिक शिक्षा में मापन की आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की। किसी खिलाड़ी की कठिनाई ज्ञात करके उसके अनुरूप उपचारात्मक प्रशिक्षण करके कठिनाई दूर करने के प्रयास को क्या कहते हैं? इसे निदान के रूप में जाना जाता है। मापन होता है तो ए व बी दोनों, यानी कि गुणात्मक एवं संख्यात्मक, क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव मापन के लिए गुणों को बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी अंकों में। खेलों में प्रयुक्त होने वाले मापन यंत्रों का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी परिशुद्ध होना आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।